हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईए एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है कि सरकार के द्वारा लेटर जारी करके यूपीएससी टीआरई 4 के बारे में कहा गया कि पीटी और मेंस और नेगेटिव मार्किंग जो है अब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पीटी के द्वारा ही रिजल्ट तय किया जाएगा। तो ये सारे स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। तो अब हम जो है सारा ध्यान स्टडी पे फोकस करते हैं। इसलिए आज से हम जो है क्लास 6 से 8 का टेस्ट सीरीज जो है जो कि रुक्मिणी प्लेटफॉर्म के बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। पहला पार्ट में है लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का। तो पहला प्रश्न है, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, select the option that can be used as a one word substitution for the given group of words, feeling or showing extreme tiredness। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, weary। feeling of showing extreme tiredness, इसका अर्थ होगा weary, थका हुआ। अगला प्रश्न है, select the most appropriate anatomy of the given word delay। तो डिले का उल्टा क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एडवांस। डिले का मतलब होता है देर करना और एडवांस का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू जारी रखना। होल्ड का मतलब होता है रोकना, पोस्टपोन का मतलब होता है टालना। इसका सही जवाब होगा एडवांस। अगला प्रश्न कॉम्प्रीहेंशन से है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक होगा। इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। तो दिल्ली रिकॉर्डेड ए स्पेल ऑन लाइट रेन डैश फ्राइडे। तो किसी भी नाम के आगे ऑन फ्राइडे। इवनिंग विथ ह्यूमिडिटी लेवल रिमेनिंग ऑन द हायर साइड थ्रू आउट डैश डे। तो डैश डे के पहले जो है डे का प्रयोग किया जाता है, द डे। द IMD हैज फोरकास्ट मॉडरेट रेन ऑन सैटरडे बट सम एरियाज ऑप्शन देख लेते हैं। some areas are expected to get heavy rain, and officially also said that the next 7 days are ऑप्शन देखते हैं। are likely 7 days are likely to good rain. The municipal corporation has advised to remain prepared for water logging in। ऑप्शन देखते हैं। लॉगिंग इन लो लेइंग। तो यहाँ पर होगा लो लेइंग एरिया ऑफ द सिटी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित करें। पहला है, राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी, समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती है, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है।
उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका शीर्षक होगा ऑप्शन बी, भाषा का महत्व। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है, अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है प्रकट करना। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है प्रकट करना। अगला प्रश्न है, प्रकट का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकट का विलोम शब्द क्या होता है? गुप्त। ऑप्शन ए, प्रकट का विलोम शब्द गुप्त होता है। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही जवाब है इला। इला नहीं है। और नदी का जो है पर्यायवाची शब्द है तरंगिनी, तरंगिनी, तटिनी, तटिनी, तारिणी, धारावती, नदियाँ आदि। गद्यांश का आशय है, गद्यांश का आशय है भाषा की समानता। गद्यांश का आशय है भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है। ऑप्शन ए, गद्यांश का आशय है भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है। अगला प्रश्न है, स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भूतकाल का विलोम शब्द है, भूतकाल का विलोम शब्द है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें से दोनों होगा, भविष्यत काल या अनागत काल। अगला प्रश्न है, अथा में उपर्युक्त उपसर्ग बताइए। अथा में उपर्युक्त उपसर्ग बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अ उपसर्ग। ओ उपसर्ग से बने शब्द अछूता, अथा, अटल, अनादर, अदृश्य, अत्यंत, अधर्म, अज्ञान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नीलगाय शब्द में, नीलगाय पद में समास है, इनमें से कौन सा समास है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास है। नीलगाय का समास विग्रह है नीली है गाय, जो इसमें नीली और गाय शब्द के बीच विशेषण विशेष का संबंध है। ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो, उन्हें कर्मधारय समास कहा जाता है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? ऐसे समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमा और उपमेय का संबंध हो, उन्हें कर्मधारय समास कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैंने कहीं नहीं जाना है। मैंने कहीं नहीं जाना है, ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना है। मैंने के स्थान पर मुझे होगा, मुझे कहीं नहीं जाना है। अगला प्रश्न है, अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनु उपसर्ग है। अनुपात में अनु उपसर्ग है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अनुचर, अनुयायी, अनुकरण, अनुगमन, अनुपात, अनुकूल, अनुज्ञा, अनुमति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बचपन जो है पुल्लिंग शब्द है। कबूतर दाने चुगते हैं वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द बताएं। कबूतर दाने चुगते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हिंदी वर्णमाला में ओ अनुस्वार, ओ विसर्ग क्या है? अन और अह में क्या है? तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अयोग वाह।
अगला प्रश्न है, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन सी प्रियतमा। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप है प्रियतमा। अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, दिए गए विकल्पों में से कीजिए। अपेक्षा, अपेक्षा का समानार्थी शब्द जो है ऑप्शन बी आकांक्षा। स्तन्य शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दूध। दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वाह। वाह जो है तत्भव शब्द है। निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा शुद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आधारित। आत्मोत्सर्ग शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए, दिए गए विकल्पों में से चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुण संधि। अगला प्रश्न है, सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्मधारय समास है। सुपुरुष का अर्थ होता है अच्छा पुरुष, जो कर्मधारय समास का उदाहरण है। वायुवेग, नरसिंह, लौह पुरुष, चंद्रमुखी आदि। अप्सरा शब्द का समानार्थक शब्द चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी देवबाला। अप्सरा का समानार्थी देवबाला। अब आगे है जनरल स्टडी का। विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है। हटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। वह कौन सा गैस है जो कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए CO2। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, पिट्यूटरी और हाइपोफाइसिस। ये हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है पिट्यूटरी को, इसलिए ये ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसकी वक्रता केंद्र से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया प्रतिबिंब कहाँ स्थित या किस बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एफ और सी के बीच छोटा होगा। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्तिका। वर्तिका जो है पुरुष के जनन अंग का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच होती है क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोटी भित्तियां, कोई भी बल्ब नहीं होता है, रक्त का प्रवाह उच्च दाब की तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है। ऑप्शन सी। पौधों में परिवहन प्रक्रिया के लिए मुख्य विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। भारत और मलेशिया के बीच मार्च 2024 में समुद्र लक्ष्मण नामक समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विशाखापत्तनम में। हाल ही में जारी फसलों के अग्रगणी उत्पादक
राज्य की रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार फल उत्पादक में शीर्ष राज्य कौन-सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आरोह बड़जात्या। हाल ही में चर्चा में रही बिहार की रश्मि कुमारी डैश है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। हालांकि चर्चा में रही बिहार की रश्मि कुमारी अंतर्राष्ट्रीय कैरम प्लेयर है, इसलिए ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणी रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लॉन्च करने में अग्रणी रहा है। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बन गया। इस टीके का नाम जो है मेन 5CV है। मेनिंजाइटिस को ब्रेन फीवर भी कहा जाता है। इस बीमारी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षात्मक झिल्ली में सूजन हो जाती है। अगला प्रश्न है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुवैत के। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक के पद पर किसने ग्रहण किया? इस ऑप्शन को इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल कौन है? 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली का कोतवाल कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गंगाधर नेहरू थे। गंगाधर नेहरू दिल्ली के अंतिम कोतवाल थे। दिल्ली के मुख्य प्रशासक को कोतवाल कहा जाता है। नगर प्रशासक बराबर कोतवाल। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू थे, जो इलाहाबाद के प्रसिद्ध अधिवक्ता एवं ब्रिटिशकालीन राजनेता थे। वे पहली बार जलियांवाला बाग हत्याकांड के 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1999 में अमृतसर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये कौन थे गंगाधर नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादाजी। यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। निम्न में किस देश की कंपनी शामिल नहीं थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्पेन। भारत में स्पेन की कंपनी ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित नहीं किया था। भारत में जिन विदेशी कंपनियों ने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए उनमें शामिल था पुर्तगाल, नीदरलैंड, यूके, फ्रांस, डेनमार्क। इन कंपनियों के व्यापारिक प्रमुख केंद्र मुख्यतः समुद्री तट पर होते थे। इनका जो है केंद्र जो है व्यापारिक केंद्र समुद्री तट के पास हुआ करता था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान करते समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इसके फलस्वरूप कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का प्रारंभ में 15 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हो गया था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। भारत में सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। आने वाले भी पहला पुर्तगाली, लास्ट में जाने वाला पुर्तगाली। भारत में जो है पुर्तगाली अपना पहला कारखाना जो है कोचिंग में 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। और डच जो है दूसरा यूरोपीय कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला कारखाना जो है सूरत में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। क्रांतिकारियों द्वारा धन एकत्रित करने का उद्देश्य था। लखनऊ के सहारनपुर संभाग के काकोरी स्थान पर 9 अगस्त 1925 को डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया। इसके बाद जो है 29 लोगों पर मुकदमा चलाया गया।
4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, और रोशन लाल को नैनी के इलाहाबाद में, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भारत सरकार स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण आंदोलन काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या किया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में प्रशिक्षित गुजराती मूल के वकील था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है लंदन में प्रशिक्षित गुजराती मूल के वकील था। उदारवादियों का एक समूह में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध मोहम्मद अली जिन्ना प्रमुख मुस्लिम लीग के नेता था, जो आगे चलकर पाकिस्तान का पहला गवर्नर बना। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म जो है 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम और पाकिस्तान का राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच आयोजित किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं होने के कारण कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे पेश किया था और मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार प्रवर्तक के रूप में मोहम्मद इकबाल को जाना जाता है। इन्होंने 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1933-35 के बीच कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक मुस्लिम छात्र के द्वारा पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध तथा बलोचिस्तान को मिला करके पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने। मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्या का एकमात्र समाधान समाजवाद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ष 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ओवन। और कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो इसका जवाब है, आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स रेनेल को सौंपी गई थी। जेम्स रेनेल भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक थे और उन्हें इस वर्चस्व प्रक्रिया के दौरान भारतीय नक्शा तैयार करने में दिलचस्प लगा। अगला प्रश्न, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 के रात को कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इनमें से बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। शिफ्टन जो है प्रथम राज्यपाल थे बिहार के। 1936 से 1937 तक बिहार का राज्यपाल रहा। भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 7। वो कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीप सहित देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। यह द्वीपों के सहित तटीय सीमा की लंबाई है
7516.6 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में विमानन उद्योग का आरंभ देश में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1932 में। 29 जुलाई 1946 को यह एयर इंडिया के नाम से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी एवं वर्ष 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत में पहली बार जो है वायु परिवहन का शुरुआत 1911 में हुआ। कब हुआ था? 1911 में। कहाँ से कहाँ तक हुआ था? इलाहाबाद से नैनी के मध्य, जो कि 10 किलोमीटर था इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुआ था। ये था डाक, वायु डाक परिचालन संपन्न किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडिया एयरलाइंस का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, घाट प्रवाह इसकी कई सहायक नदियों में से एक है। ये कथन गलत है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी जो है कौन कौन सी है? पूर्णा, वर्धा, मंजरा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी आदि शामिल है। गोदावरी की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी नदी को आकार एवं विस्तार में बड़ी होने के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। ज्वालामुखी के क्रेटर में जल भर जाने से निर्मित झील को क्रेटर झील कहा जाता है। अफ्रीका की विक्टोरिया झील, दक्षिण अमेरिका का टीटीकाका झील और भारत का लोनार झील, ये इस प्रकार के झील जो है क्रेटर झील के उदाहरण है। लोकटक झील कहाँ है? यह है मणिपुर में। वुलर झील कहाँ है? कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय मानसून। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1980। 1980 के दशक में जो है इसका शुरुआत देखा गया था ओजोन स्तर का कम होने का। 1970 के दशक के अंत से ओजोन स्तर वैश्विक स्तर पर लगभग 4% के औसत से कम हो गया। भारत का पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एमपी में है, होशंगाबाद जिले में। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान बोरी और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भागलपुर को जो है बिहार का सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। पहला बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में राजगीर शासक जो था अजातशत्रु था और स्थल था राजगीर। दूसरा जो है 383 ईस्वी में 383 ईसा पूर्व में स्थान था वैशाली, शासक था कालाशोक। तीसरा जो है 325 ईसा पूर्व में स्थान था पाटलिपुत्र, शासक था अशोक। चौथी बौद्ध संगति जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी सन में कहाँ हुआ था? ये कुल्डन वन कश्मीर में हुआ था, शासक था कनिष्क। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। इसके प्रमुख नवरत्न थे धन्वंतरी, कालिदास, अमर सिंह, घटपर्कर, बरहमीर, छपनक, शंकु, वररुचि, वेताल भट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। उसी तरह अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के सलाहकार परिषद के अष्टप्रधान कहा जाता था, और देवराय द्वितीय के दरबार में अष्टकवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। चलते अगले प्रश्न पे। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला अंग्रेजों से किस युद्ध में पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पलासी। पलासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना जो था रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। इसी में जो है सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के जो है सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी किया था। और क्लाइव को जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। विलियम पिट ने क्लाइव को कहा कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों और बंगाल के निष्कासित नवाब मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम के बीच हुआ था। कौन से युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 में। और पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। चलते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल के कारतूस के लिए ऊपरी आवरण में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग करना था। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोच्चि, केरल में। वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ है? कोच्चि, केरल में। वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल से भारत तक समुद्री मार्ग खोज करके 1498 ईस्वी में कहाँ पहुँचा था? भारत के कालीकट के बंदरगाह में पहुँचा था, जो कि कालीकट कहाँ है? केरल में। वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए 8 जुलाई 1497 ईस्वी को पुर्तगाल से निकला था। वास्को डी गामा जब भारत आया उस समय कौन शासक था? जमोरिन। और जमोरिन जो है इसका स्वागत किया था। दूसरी बार वास्को डी गामा कब आया था? 1502 ईस्वी में दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया था। तीसरी बार 1524 ईस्वी में आया था, और यहीं पे इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। इसकी जो स्थापना कब की गई थी? 2005 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब हुआ है? कार्यालय का स्थापना 2019 में हुआ है। प्रथम वित्त आयोग 1951 में। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है? 2015 में। नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्थान पे आया है। योजना आयोग के स्थान पे आया है नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म को चुनना है। रायगढ़ का किला कहाँ है? रायगढ़ का किला महाराष्ट्र, सही है। जूनागढ़ का किला ये गलत है। ये जो है जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर में। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। मेहरगढ़ का किला राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा, गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, 1857 के पाइका विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? 1857 के पाइका विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बक्सी जगबंधु विद्याधर ने किया था।
1817 1817 के पाइका विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। ये युद्ध जो है 1817 से जो है कब तक चला था? 1825 तक चला था। उड़ीसा के पाइकों को पहले लगान मुक्ति भूमि प्राप्त थी, लेकिन बाद में लगान में वृद्धि कर दी गई। लगान वृद्धि और शोषणकारी नीति के कारण पाइकों ने विद्रोह कर दिया। तो स्थान कौन सा है? उड़ीसा। किसने शुरू किया पाइका विद्रोह? बख्शी जगबंधु विद्याधर ने 1817 से 1825 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, रमजान इस्लामी कैलेंडर का तेईस महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नौवां। कौन सा महीना है? नौवां महीना है। मुस्लिम समुदाय इस महीने को परम पवित्र मानता है। रमज़ान का महीना कभी 29 दिन का तो कभी 30 दिन का होता है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग उपवास रखते हैं, उपवास जिसे रोज़ा कहते हैं, और इसे अरबी में सोम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हनुका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हनुका। हनुका पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है। यहूदियों का पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? यहूदियों के पूजा स्थल को सिनोगाग कहा जाता है। यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सिनोगाग कहा जाता है। जमशेद नौरोज पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष का त्यौहार है। जोरास्ट्रियन या पारसी धर्म का स्थापना जरथुरुस्ट ने ईरान में किया था। हॉर्नबिल महोत्सव जो है, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। और एंथुरियम जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है। बाइबिल में कितने नियम हैं? बाइबिल में कितने नियम हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2। बाइबिल में 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है, इस्लाम देश में अरब में पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 7वीं शताब्दी। इस्लाम 7वीं शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा प्रचलित एक प्रमुख विश्व धर्म है, 7वीं शताब्दी में। इस धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम एकेश्वरवादी धर्म है। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पवित्र ग्रंथ है कुरान पाक है। 1622 ईस्वी में जो है पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत का हिजरी संबत नाम से जाना जाता है। हिजरी संबत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद साहब का जो है जन्म जो है 570 ईस्वी में और उनका देहावसान 1632 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुवाहाटी में है। इसका निर्माण कब किया गया था? 1844 में निर्माण किया गया था। भारत में सबसे पुराना चर्च कहाँ पर है? सबसे पुराना चर्च वो है केरल में। सबसे पुराना चर्च कहाँ पर है? केरल में, जो 52 ईस्वी में सेंट थॉमस द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किसने किया था? सेंट थॉमस ने किया था। प्रथम शताब्दी में चेन्नई में किया था। कहाँ पे किया था? चेन्नई में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? हाथी गुफा, खारवेल, ऐहोल, पुलकेशिन नृत्य, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाथी गुफा, खारवेल, ऐहोल, पुलकेशिन नृत्य, जूनागढ़, रुद्रदामन। 2 ए बी सी तीनों सही है, इसे एक से अधिक होगा। हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ है। क्या उपयोग हुआ है? भारतवर्ष शब्द का उपयोग हुआ है, उल्लेख है, भारतवर्ष शब्द का उल्लेख है। हाथी गुफा अभिलेख में जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र सम्मिलित है। खारवेल जो है ये जैन धर्म से खारवेल जो है जैन धर्म से संबंधित था। खारवेल गंधर्व वेद का ज्ञाता था। ये गंधर्व वेद का भी ज्ञाता था।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सारीपुत्र प्रकरण निम्न में किसकी रचना है? सारीपुत्र प्रकरण निम्न में किसकी रचना है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सारीपुत्र का प्रकरण जो है, इसकी रचना जो है किसने किया था? अश्वघोष ने किया था। कौन किया था? सारीपुत्र की रचनाकार अश्वघोष ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सुदर्शन मगध पर शासन करने वाले निम्न में से किस वंश का अंतिम शासक था? सुदर्शन मगध पर शासन करने वाले निम्न में से किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुदर्शन जो था कनव वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का था? कनव वंश का अंतिम शासक था। और कनव वंश का संस्थापक कौन था? कनव वंश का संस्थापक जो था वासुदेव था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के काल में हुआ था? सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में किस शासक के काल में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का जो है निर्माण किसके काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। सुदर्शन झील जो है ये सौराष्ट्र क्षेत्र का एक कृत्रिम झील है। शक शासक जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्रीय अधिकारी पुष्यगुप्त ने कराया था। किसने कराया था? क्षेत्रीय अधिकारी पुष्यगुप्त ने कराया था। और इसका जो है जीर्णोद्धार किसने किया था? जीर्णोद्धार रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। जीर्णोद्धार, इसका निर्माण जो नवनिर्माण जो है फिर किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। कश्मीर के इतिहास को बताने वाला राजतरंगिनी शीर्षक वाले साहित्य की रचना से संबंधित व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कश्मीर का इतिहास बताने वाला राजतरंगिनी शीर्षक वाले साहित्य की रचना से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कलहन था, जौना राजा, श्रीवर, प्रज्ञा भट्ट और सुक्का थे। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक शासक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक था, जो 8वीं सदी के लगभग मध्य में उत्तर भारत में दो राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ। पश्चिम में जो है गुर्जर प्रतिहार और पूर्व में जो है पाल वंश। प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम के बाद प्रतिहार वंश का द्वितीय शासक कौन सा था? वत्सराज था। ये वत्सराज था गुर्जर प्रतिहार वंश का दूसरा शासक था। सबसे प्रतापी शासक कौन था? राजा भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था राजा भोज। प्रतिहार शासक राजा भोज को मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। मिहिर भोज को जो है राजा भोज के नाम से जाना जाता है। इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस का शासनकाल कब का था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्वितीय सदी ईसा पूर्व के आरंभिक चरण में। अगला प्रश्न है, परांतक प्रथम दक्षिण भारत के निम्न में किस राजवंश का शासक था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चोल वंश का। परांतक जो है प्रथम दक्षिण भारत का चोल वंश का एक शासक था। इसका शासनकाल जो है 907 ईस्वी से 907 से लेकर के 955 ईस्वी तक चला था। परांतक प्रथम जो है श्रीलंका के विरुद्ध एक सैन्य अभियान भेजा था। परांतक प्रथम को दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक वंश कारकोट वंश, माफ कीजिएगा, कारकोट वंश निम्न में किस क्षेत्र पर शासन करने वाला एक राजवंश था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कश्मीर। कारकोट वंश का संस्थापक कौन था?
तो दुर्लभ वर्धन था। कारकोर वंश का संस्थापक जो था वर्धन था। दुर्लभ वर्धन पुष्यभूति वंश का प्रमुख शासक हर्षवर्धन के समकालीन था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अलकनंदा जो है, अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडार, ये सभी जो है बाईं ओर से मिलने वाली नदी है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। गुरु शिखर निम्न में किस पर्वत पठार का सर्वोच्च शिखर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरावली पर्वत का। अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नरोरा स्थान पर, नरोरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जिला में स्थित है। नरोरा। केगा कर्नाटक में, काकरापार जो है ये जो है गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में। हड़ौती का पठार कहाँ स्थित है? हड़ौती का पठार कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र निम्न में कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नामरूप संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम में स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाजीपुर। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अबुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप जो है उड़ीसा में है और इसका जो है नया नाम जो है अबुल कलाम द्वीप किया गया है। इसका नामकरण जो है 2015 में किया गया था। ये जो है भारत में पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, ढंग या झंपोश सिंचाई पद्धति की सिंचाई की संरचना है किस क्षेत्र की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो है पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र घाटी, नागालैंड क्षेत्रों में जो है इस तरह की सिंचाई किया जाता है। खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन ठीक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खरीफ का महीना वर्षा ऋतु में प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काट जाती है, ये गलत है। विश्व में सबसे बड़ा गैरौन वन निम्न में कौन सा है? तो यह है सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल के खाड़ी में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बाघ, हिरन, मगरमच्छ प्राणी पाया जाता है और मैंग्रोव वन समुद्री तटीय कटाव को रोकती है। भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खरीफ फसल। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साफ मौसम। अगला प्रश्न है, देश की निम्नलिखित मिट्टी में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन सी, कपास की काली मिट्टी को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसे लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता
होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चावल। रेशम अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? एक तरफ अनुसंधान संस्थान है, दूसरी तरफ मुख्यालय है। रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है आपका बेंगलुरु में है। शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है कानपुर में। कानपुर में। चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है आपका चेन्नई में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न जो है राज्य व्यवस्था से है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विधानमंडल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक में। विधान परिषद जो है भारत में 6 राज्यों में है। एक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। और ये विधान परिषद जो है आर्टिकल 169 में है। संविधान में इसका वर्णन जो है आर्टिकल 169 में है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत देश का प्रमुख है? निम्नलिखित में कौन भारत देश का प्रमुख है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत का संविधान का प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला है यूपी, उसके बाद यूपी में कितना है 80 लोकसभा सीटों की संख्या। महाराष्ट्र में है 48। पश्चिम बंगाल में है 42। बिहार में है 40। तमिलनाडु में है 39। राजस्थान में है 25। मध्य प्रदेश में है 29। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी,
मोहम्मद अली जिन्ना आदि शामिल नहीं था। संविधान सभा की मांग जो है 1934 ईस्वी में एम.एन. राय ने किया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव पर हुआ था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 292 जो है ब्रिटिश भारत प्रांत से था, 4 सदस्य जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से था और 93 जो है देसी रियासत से चुन करके आया था। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 में हुआ था। 26 जनवरी 1950। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति के तहत पालन किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है, दक्षिण अफ्रीका। मंडल आयोग 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संतुति की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 27%। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 32 को हृदय एवं आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। अल्पसंख्यकों से संबंधित मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 में है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति से संबंधित है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार से संबंधित है। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। पावर शेयरिंग के बारे में उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। उन्नीस सौ 80 में किस देश में श्वेत अल्पसंख्यक शासन को स्वतंत्रता प्राप्त की? 1980 में किस देश में श्वेत अल्पसंख्यक शासक ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। का हमारा आखिरी प्रश्न, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अगले सेट में जो है इससे भी बेहतर तरीके से कुछ ना कुछ इसमें सुधार करके और बेहतर तरीके से आप सबों के बीच में टेस्ट को लाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, कुछ बेहतर क्वेश्चन और कुछ बेहतर तरीके से आपके बीच आएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।